एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। सो आज का जो टॉपिक है वो है लास्ट टॉपिक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 2 जो है उसका, जिसमें हम डील करेंगे वायरस के बारे में, जिनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं मिला था, बट उनको हम अलग से पढ़ेंगे कि एक्चुअल में वायरस क्या होते हैं, वायरॉइड्स क्या होते हैं, ब्रियोन्स क्या होते हैं। इसके बारे में हम आज का जो वीडियो है उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि हमने 5 किंगडम जो हैं, जैसे कि किंगडम मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया को पढ़ लिया, किंगडम प्रोटिस्टा उसमें हमने यूनिसेल्यूलर जो यूकैरियोट्स हैं उसको पढ़ा। उसके बाद किंगडम फंजाई की क्लासेस, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया जो है उसका बहुत बेसिक चीज़ें देखी हैं, बिकॉज ये जो है प्लांट किंगडम हो या एनिमल किंगडम हो, इनको अलग सेपरेट डिस्क्राइब किया गया है चैप्टर्स में। सो वहाँ पर और डिटेल में डिस्कशन होगा इनका, बिकॉज इस वाले में तो बहुत 2-4 पॉइंट हैं, बेसिक चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। डिटेल में डिस्कशन जो है वो प्लांट किंगडम में इंडिविजुअली प्लांट्स का रहेगा, एनिमल किंगडम में एनिमल्स के बारे में रहेगा, जो कि अपकमिंग वीडियोज़ में, अपकमिंग टाइम जो होगा उसमें हम ये सारे जो है किंगडम, मतलब प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ते हैं वायरसेस के बारे में है। सो सबसे पहले अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस जो होते हैं इनको नॉट ट्रूली लिविंग बोला गया है। अब ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि इनके पास खुद की मशीनरी तो नहीं होती है, लेकिन जब ये किसी होस्ट की सेल में जाते हैं, मीन्स किसी होस्ट में एंटर कर जाते हैं, तो उसी की मशीनरी को यूज़ करके अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, अपनी जो संख्या है उसको इंक्रीज करते हैं और उसी होस्ट की मशीनरी को यूज़ करके इन्फेक्शन जो है उसको कॉज करते हैं। जैसे कि पिछले 2-2.5 साल में देखा कि कोरोना वायरस जो है वो बहुत हुआ, बहुत सारे लोग उससे अफेक्ट हुए। तो क्या होता है कि जब इसका इन्फेक्शन होता है तो जिस भी इंसान को कोरोना हुआ है उसमें क्या है, बहुत सारे कोल्ड, फीवर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इस तरीके के सिम्टम्स देखे गए। तो ये क्या था कि वायरस जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, ये नहीं बोल सकते कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते, जैसे कि बैक्टीरिया है, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इस तरीके से नहीं होते। ये क्या करते हैं, जब किसी होस्ट के अंदर घुस जाते हैं, मीन्स किसी पर्टिकुलर, चाहे वो प्लांट हो चाहे कोई ऑर्गेनिज्म हो, उसके अंदर जब एंटर कर जाते हैं तो उसी होस्ट की मशीनरी को यूज़ करके ये अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, इन्फेक्शन जो है वो कॉज करते हैं। इंडिविजुअली ये लिविंग फॉर्म में नहीं रहते हैं। सो इसी बेसिस पे इनको बोला गया कि नॉट ट्रूली लिविंग होते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये नॉन सेल्यूलर होते हैं। जैसे कि अगर बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि वो यूनिसेल्यूलर हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, एक सिंगल सेल जो है वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होगा। मल्टी सेल्यूलर जो है उनमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं जो कि टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं और डिफरेंट फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करती हैं। तो लेकिन वायरसेस के केस में ऐसा होता है कि ये सेल्यूलर नहीं होते, इनको नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। वंस दे इनफैक्ट दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, किलिंग द होस्ट सेल। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो वायरसेस हैं वो क्या करते हैं, किसी होस्ट के अंदर जब ये एक बार एंटर कर गए और उसको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसकी मशीनरी जो है उसके ऊपर अपना हथियार जमा लेते हैं और उस होस्ट की मशीनरी को ही यूज़ करके अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, मीन्स अपनी जो नंबर है उसको इंक्रीज करते हैं और जो होस्ट होता है उसको किल करने का काम करते हैं। जैसा कि हमने देखा था, जानते हैं कि जब कोरोना वायरस आया तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं रिकवर कर गए, बट बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी डेथ हो गई, सडन डेथ हो गई, बहुत रैपिड रेट था डेथ का जो है। तो उसमें यही था कि जो कोरोना वायरस था उसने इन्फेक्ट किया और जो जिस भी होस्ट के अंदर वो एंटर किया उसको इन्फेक्ट करना स्टार्ट किया और उसकी मशीनरी जो है उसी को यूज़ करके अपने आप को रेप्लिकेट करके, मीन्स अपना नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करके उस होस्ट जो सेल थी उसको ही किल कर दिया। मीन्स एक
ह्यूमन जो हैं उनकी डेथ देखने को मिली कोरोना वायरस में, जो कि बहुत ही डेंजरस टाइम था। तो इसीलिए बोलते हैं कि अभी के टाइम में भी प्रिकॉशंस यूज़ करें, मास्क पहने जब किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी ट्रांसपोर्ट वाली प्लेस है, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, या इवन फेस्टिव टाइम है या न्यू ईयर वगैरह, इस टाइम से जब बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है तो वहाँ पर मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज करें और पॉसिबल हो तो थोड़ा ज़्यादा से प्रिकॉशन लें। बिकॉज ये क्या है कि लाइफ में एक लाइफ रूटीन जो होता है उसका एक पार्ट बन गया है कोरोना वायरस का केस। सो इसलिए थोड़ा प्रिकॉशियस रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद जो वायरस होता है वो क्या होता है, वो एक वेनोम पॉइजन फ्लूइड होता है, मतलब एक जहर के जैसा होता है। वायरस जो है वो एक जहर की तरह है, जिसको हम वेनोम जो है उसका मतलब भी होता है पॉइजन। सो पॉइजनस फ्लूइड गिवन बाय पॉइस्टर डीजे आइवानोव्स्की 1892। सो ये एक साइंटिस्ट हैं पॉइस्टर डीजे आइवानोव्स्की, जिन्होंने 1892 में बताया कि वायरस जो है वो एक पॉइजनस फ्लूइड है, जिसको हम वेनोम के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि वेनोम से आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेयर होंगे, और जिनको नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेनोम जो टर्म है वो स्नेक पॉइजन जो है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। सो वेनोम का मतलब बताया गया है कि पॉइजनस फ्लूइड है जिसको वायरस के लिए यूज़ किया गया, बताया गया। किसने बताया? ये पॉइस्टर डीजे आइवानोव्स्की ने 1892 में। उसके बाद डीजे आइवानोव्स्की जो हैं उन्होंने पाया कि कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ कॉज करते हैं टोबैको प्लांट्स में। जो तंबाकू के प्लांट हैं उनमें कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ जो है कॉज करते हैं। ये ऐसा उन्होंने डीजे आइवानोव्स्की जो है उन्होंने पाया रिसर्च में और ये चीज़ बताई। उसके बाद आते हैं एम.डब्ल्यू. वेजिरनैक 1892 में। इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया एक एक्सट्रैक्ट को ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको। तो जैसा कि आइवानोव्स्की जो है उन्होंने बताया, ठीक है, कि कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो टोबैको प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। लेकिन उसके बाद वेजिरनैक जो हैं उन्होंने इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट किया। उन्होंने जो इन्फेक्टेड प्लांट थे टोबैको के उससे एक्सट्रैक्ट जो है निकाला, एंड ये बताया कि ये जो एक्सट्रैक्ट निकाला है ये हेल्दी प्लांट्स जो हैं उनमें भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। और इस चीज़ को उन्होंने बोला, ये जो फ्लूइड था, जो एक्सट्रैक्ट निकाला था, उसको उन्होंने टर्म दिया था कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम, मींस इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, इस चीज़ को नाम दिया। तो यही था इसमें कि ये जो वायरस होते हैं क्या कहते हैं, किसी हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, ऐसा स्टडीज़ में पाया गया है। जो कि वेजिरनैक जो है उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको could cause infection in healthy plants and called the fluid as contagium vivum fluidum infectious living fluid। अब इसके बाद एक और आ जाता है कि ये जो वायरसेस होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट कहने का मतलब ये हो गया कि अदर ऑर्गेनिज्म की मशीनरी जो है उसको यूज़ करके अपनी जो नंबर है उसको इंक्रीज़ करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। सो ये था कुछ वायरसेस के बारे में। उसके बाद यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये है टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर। सो ये जो स्ट्रक्चर होता है टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर है, जिसको हम शॉर्ट में TMV के नाम से जानते हैं। ये जो है ये स्ट्रक्चर जो होता है ये कुछ इस तरीके से हेलिकल हॉलो स्ट्रक्चर होता है। मींस ये वाला जो रीजन होता है इसमें इसका ये हॉलो होता है, मींस फिलिंग नहीं होती है। और ये कुछ कैप्सिड्स होते हैं, ये RNA है। तो अब इसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस इन एडिशन टू प्रोटीन। जैसे कि जब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं या अदर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है उनका, जैसे कि DNA हो गया या RNA हो गया। उसी तरीके से वायरसेस जो होते हैं वो
प्रोटीन कोटिंग होती है उनमें, उनका जो मटेरियल होता है। तो इन एडिशन टू प्रोटीन के साथ साथ वायरस जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है, चाहे वो आरएनए के केस में हो या डीएनए के केस में, उसको भी कंटेन करते हैं। सो इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल दैट कुड बी आइदर डीएनए और आरएनए। सो जेनेटिक मटीरियल कुछ भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई एक पर्टिकुलर वायरस जो है वो दोनों को कंटेन करे, डीएनए भी है और आरएनए भी है। एक ही होगा, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों नहीं होंगे एज अ जेनेटिक मटीरियल। ये क्या है, वायरस जो है एक न्यूक्लियोप्रोटीन है एंड द जेनेटिक मटीरियल इज इन्फेक्टियस। वायरस जो होते हैं ये एक न्यूक्लियोप्रोटीन होती हैं और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो खुद ही इन्फेक्टियस होता है, इन्फेक्शन कॉज करने के लायक होता है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट, अब जैसे कि यहाँ पर हमने देख लिया कि या तो आरएनए होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए होगा, दोनों नहीं होंगे। तो प्लांट्स जो होते हैं उनके केस में अलग होता है, एनिमल्स के केस में अलग होता है। और बैक्टीरिया में जो वायरस डिजीज कॉज करते हैं या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसको हम बैक्टीरियोफाज या फिर बैक्टीरियल वायरसेस बोलते हैं। उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो अलग होता है। तो अगर यदि हम प्लांट की बात करें, मीन्स कि जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल होगा। सो यहाँ पर हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहें कि प्लांट्स को जो वायरस इन्फेक्ट कर रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड के लिए इस तरीके से लिखा जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल किसका, उन वायरस का जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। उसके बाद जो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, एनिमल्स के केस में क्या होगा कि जो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं उनमें किस तरीके का जेनेटिक मटेरियल होगा, उनमें या तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड होगा, क्या, आरएनए। ठीक है, सो सिंगल स्ट्रैंडेड मीन्स इस तरीके से एक स्ट्रैंडेड होगा, डबल स्ट्रैंडेड की बात की जा रही है तो इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड होगा। सो प्लांट के केस में सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद अगर यदि एनिमल्स की बात की जा रही है तो जो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहा है उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है, और या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। एक ही चीज प्रेजेंट होगी, ये नहीं है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी प्रेजेंट है एज ए जेनेटिक मटेरियल, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी प्रेजेंट है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। या तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं कि जो बैक्टीरियल वायरस होते हैं जिसको हम बैक्टीरियोफाज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरियोफाज कहने का मतलब ये हो गया, या बैक्टीरियल वायरसेस ये हो गया कि वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं। सो जो बैक्टीरियोफाज है उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है इस तरीके का वायरस जो है उसमें इस तरीके का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ये था स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफाज का, ठीक है। ये क्या है, इसमें कुछ इस तरीके के 6 टेल्स होते हैं, टेल फाइबर्स हैं ये। उसके बाद इस तरीके की शीट होती है, ये कॉलर होता है और इसका ये हेड रीजन होती है जो कि हेक्सागोनल होता है। 6 साइड्स होती हैं इसमें, इसको जिस बेसिस पे इसको बोला जाता है ये हेक्सागोनल होता है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफाज का। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि ये स्ट्रक्चर है टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि टोबैको प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करता है। आई होप कि वायरस जो है उसका कॉन्सेप्ट जितना हमने पढ़ा है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब वायरस जो है वो कुछ
मतलब इन्फेक्ट कर रहे हैं तो डिजीज़ तो कॉज कर ही रहे हैं। तो ह्यूमंस में कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, प्लांट्स में इनकी जो डिजीज़ कॉज होती है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इस तरीके से हम देखते हैं। सो अगर यदि हम ह्यूमंस की बात करें जो डिजीज़ कॉज होती है वायरस के थ्रू, तो उसमें आ जाता है मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस और इन्फ्लुएंजा, जिसको हम कॉमन कोल्ड के नाम से भी जानते हैं। सो ये क्या है, ये है वायरल डिजीज़ जो कि ह्यूमंस में कॉज होती हैं थ्रू वायरस। उसके बाद जो एड्स है जो कि बहुत ही भयंकर बीमारी है, बट इसके केस जो हैं वो बहुत ही रेयर पाए जाते हैं। बट ये जो अगर डिजीज़ किसी को हो रही है तो उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि अल्टीमेटली जो भी इंसान होगा जिसको एड्स कॉज हुआ होगा उसकी अल्टीमेटली डेथ ही होनी है, बिकॉज जो इम्यून सिस्टम है वो पूरा का पूरा वायरस के थ्रू इन्फेक्टेड हो जाता है। सो एड्स की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये डिजीज़ है जो कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के थ्रू कॉज होती है। सो ये जो टर्म है HIV एंड एड्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एड्स जो है वो डिजीज़ है जिसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के थ्रू कॉज होती है। सो ये थी कुछ डिजीज़ ह्यूमंस के केस में जो कि वायरस के थ्रू कॉज हो रही थी, जैसे कि एड्स, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस एंड इन्फ्लुएंजा। उसके बाद अगर यदि हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो हैं उनमें जो वायरस डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं तो उनके कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये सिम्टम्स कैसे होते हैं, जैसे कि मोज़ेक का फॉर्मेशन, जो कि हम टोबैको मोज़ेक डिजीज़ के नाम से जान रहे हैं, टोबैको प्लांट्स में देखने को मिलता है। उसके बाद लीफ रोलिंग, लीफ जो है वो रोल हो जाती है, कर्ल्ड हो जाती है। येलोइंग हो जाती है। वेन क्लियरिंग मीन्स कि जो लीफ में वेन्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से उनकी क्लियरिंग दिखने लगती है। ड्वार्फनिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, ड्वार्फनिंग मीन्स कि जो भी कोई भी प्लांट जो है किसी भी वायरस से इन्फेक्टेड होगा तो उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी, जिसको ड्वार्फनिंग या फिर स्टंटेड ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। सो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स दिखते हैं प्लांट्स में जब कोई प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड होता है। तो सो ये था सारा का सारा कि वायरस क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मीन्स अबाउट जेनेटिक मटेरियल उसका एक्चुअल में। उसके बाद कुछ डिजीज़, जैसे कि प्लांट्स में कौन से डिजीज़ हैं और उसके बाद एनिमल्स में क्या डिजीज़ कॉज हो रहे हैं वायरस के थ्रू, ये थी वायरस के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है वायरॉइड्स। अब ये जो वायरॉइड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने से पहले देख लेते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं, वो यूनिसेल्युलर होते हैं और इनको बहुत स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। लेकिन बैक्टीरिया जो है उससे छोटे होते हैं वायरस, बिकॉज जो बैक्टीरियल फिल्टर होते हैं उन फिल्टर से वायरस क्या है पास हो जाते हैं, ठीक है। और वायरस जो है उससे भी ज़्यादा छोटे होते हैं, कौन, वायरॉइड्स, ठीक है। ये चीज़ थी कि बैक्टीरिया से स्मॉलर साइज में का होता है वायरस और वायरस से भी स्मॉलर साइज का होता है कौन, वायरॉइड्स। सो इन 1971 में, ये बात है 1971 की, टी.ओ. डायनियर जो हैं, ये टी.ओ. डायनियर नाम के एक साइंटिस्ट 1971 में इन्होंने डिस्कवर किया न्यू इन्फेक्टियस एजेंट को, जो कि स्मॉलर था वायरस से भी और कॉज कर रहा था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। सो पोटैटो प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो पोटैटो प्लांट है मीन्स आलू का जो पेड़ है उसका जो ट्यूबर होता है, स्पिंडल ट्यूबर होता है, उसमें डिजीज़ कॉज कर रहा था कोई एक इन्फेक्टियस एजेंट जो कि वायरस से भी स्मॉलर साइज में था। सो उसको इन्होंने बताया वायरॉइड्स। और ये जो हैं, ये जो वायरॉइड्स होते हैं इनमें फ्री आरएनए जो है वो फॉर्म पाया जाता है। हम बोल सकते हैं कि इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो कोई न्यूक्लियोप्रोटीन नहीं होती है या फिर कोई डीएनए, आरएनए, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, ऐसा कुछ नहीं होता। फ्री आरएनए जो है इनमें पाया जाता है, किसमें, वायरॉइड्स में। और जैसे कि वायरसेस जो थे उनमें एक क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन जो है
वो पाया जा रहा था। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है, प्रोटीन कोट जो है, वो वायरॉइड्स में नहीं पाया जाता, लेकिन वायरसेस जो है उनमें प्रोटीन कोट पाया जाता है, जिसको हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। और ये बहुत सारे कैप्सिड्स जो हैं मिलकर कैप्सोमर का फॉर्मेशन करते हैं। सो ये वाले जो स्ट्रक्चर है टोबैको मोज़ेक वायरस का, जिसमें हमने देखा कि वायरस जो है वो क्या है, वो एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन कहने का मतलब ये हो गया कि प्रोटीन कोट पाया जाता है वायरस की सरफेस पे, प्रोटीन कोट पाया जाता है, जिसको क्या नाम से जानते हैं, कैप्सिड के नाम से। और ये बहुत सारे कैप्सिड मिलकर क्या बनाते हैं, कैप्सोमर्स। सो ये देख सकते हैं कि ये एक कैप्सिड है, और इस तरीके से बहुत सारे कैप्सिड जो हैं वो अरेंज्ड होते हैं, और ये जो अरेंज्ड होने के बाद स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कैप्सोमर्स। सो इस तरीके की स्ट्रक्चरिंग जो है वो वायरस के केस में देखी जाती है, लेकिन वायरॉइड्स के केस में कोई प्रोटीन कोट नहीं देखा जाता है। और इनमें फ्री आरएनए जो है वो पाया जाता है, ना कोई डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डीएनए नहीं पाया जाता, कोई प्रोटीन कोटिंग नहीं पाई जाती। ये था वायरॉइड्स के बारे में। यहाँ पर अगर इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाए तो इसमें क्या होता है, ये जो वायरॉइड्स होते हैं वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज करते हैं, स्मॉलर देन वायरस होते हैं, फ्री आरएनए पाया जाता है, और प्रोटीन कोट जैसी कोई भी चीज़ नहीं पाई जाती इन केस ऑफ वायरॉइड्स। उसके बाद आते हैं प्रियॉन्स, ये और भी ज़्यादा खतरनाक है। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। अब मॉडर्न जो मेडिसिन है, ठीक है, मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न टाइम जो है, उसमें देखा गया कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जो हैं इन्फेक्टियस एजेंट जो हैं उसके थ्रू कॉज हो रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं एक एजेंट के थ्रू, जिसमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन पाई जाती है। जब किसी प्रोटीन की फोल्डिंग प्रॉपरली नहीं होती है तो उसको क्या किया जाता है, 26S प्रोटियाजोम के थ्रू उसका डिग्रेडेशन कर दिया जाता है। लेकिन प्रियॉन्स जो थे उनमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स देखी गई, जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रही थी, न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज कर रही थी, कुछ ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ देखी गई। इन्हीं एजेंट को, जो ये डिजीज़ कॉज हो रही थी, इस एजेंट को किस नाम से जाना गया, प्रियॉन्स के नाम से। ये चीज़ हो गई अबाउट प्रियॉन्स। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन सी डिजीज कॉज हो रही थी प्रियॉन्स से। सो बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, BSA, ये एक क्या कहते हैं, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, BSA, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल्स। सो जो कैटल्स है, मीन्स जो गाय थी, उसमें मैड काउ डिजीज इन कैटल्स के नाम से एक डिजीज़, कॉमनली तो हम मैड काउ के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिकली बात की जाए तो वो थी बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, BSA डिजीज़, जो कि प्रियॉन्स कॉज कर रहे थे कैटल्स में। इसी का एक एनालॉग, मीन्स इसी के सिमिलर एक वेरिएंट देखा गया, जिसको हम CR जैकॉब डिजीज़, CJZ के नाम से जानते हैं, जो कि ह्यूमंस में कॉज हो रही थी, किसके थ्रू, प्रियॉन्स के थ्रू। सो प्रियॉन्स के केस में अगर बात की जाए तो इनमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये BSA मीन्स बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी मैड काउ डिजीज़ जो है कैटल्स में कॉज करते हैं। CR जैकॉब डिजीज़, जिसको CZJ के नाम से जानते हैं, जो कि ह्यूमंस में कॉज कर रहे थे। और ये किसके एनालॉग है, CZJ BSA के ही एनालॉग है, ठीक है। ये था प्रियॉन्स के बारे में। उसके बाद आ जाते हैं लाइकेंस, जो कि बहुत ही यूज़फुल होते हैं। ये किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। लाइकेंस के बारे में हम एक चीज़ जानते हैं कि जब एल्गी एंड फंजाई एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में
रह रहे हैं, म्यूचुअलिस्टिकली रह रहे हैं, मीन्स एक दूसरे को बेनिफिट करके रह रहे हैं, तो इस एसोसिएशन को हम लाइकेंस के नाम से जानते हैं, जो कि हमने फंजाई के किंगडम में पढ़ लिया है। लेकिन लाइकेंस के बारे में और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सो वो भी हम जान लेते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसको दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो हम जब किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि जब एल्गी, ठीक है, एल्गी एंड फंजाई एक म्यूचुअली यूजफुल रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो इस एसोसिएशन को हम लाइकेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब फंजाई हायर प्लांट्स की जो रूट है उसके साथ एसोसिएशन में है तो इसको हम माइकोराइजा के नाम से जान रहे थे। ये दोनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है और याद भी रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये वाला पॉइंट जो है इसको हम बहुत अच्छे से भली भांति प्रकार से अवेयर हैं क्योंकि ये हम किंगडम फंजाई में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब उसमें जो एल्गल कंपोनेंट है उसको हम फाइकोबायोंट के नाम से जानते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एल्गल कंपोनेंट है वो क्या है, फाइकोबायोंट। बिकॉज अभी मैं आगे ही चल के बताऊंगी, पहले इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं कि एल्गल कंपोनेंट जो है उसको फाइकोबायोंट के नाम से जानते हैं, फंगल कंपोनेंट जो है उसको हम माइकोबायोंट के नाम से जानते हैं, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये हो गया कि एल्गल कंपोनेंट जिसको फाइकोबायोंट बोल रहे हैं ये क्या होता है, ये ऑटोट्रॉफिक होता है। फंगल कंपोनेंट जिसको हम मायोबायोंट के नाम से जानते हैं ये किस नेचर का होता है, ये हेटेरोट्रॉफिक नेचर का होता है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें क्या है कि जैसा कि हम जान रहे हैं कि एल्गल कंपोनेंट जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, दैट मीन्स कि एल्गी जो है वो फूड प्रिपेयर करती है फंजाई के लिए, ठीक है, और फंजाई जो है वो शेल्टर, रहने के लिए जगह देता है एल्गी को, ठीक है, और एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स एंड वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम इट्स पार्टनर। अपने पार्टनर के लिए वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सो इस तरीके से ये एक म्यूचुअली यूजफुल रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं। कौन, एल्गी एंड फंजाई। देखो कितने अच्छे से, कितने प्यार से रह रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में इंसान जो है वो बिल्कुल ऐसे नहीं रहते हैं जो कि रहना चाहिए। लाइकेंस जो हैं ये क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर हैं। कहने का मतलब पोल्यूशन इंडिकेटर ये हो गया कि जो पोल्यूटेड एरिया होगा वहाँ पर लाइकेंस ग्रो नहीं करेंगे। जहाँ पर पोल्यूशन कम होगा, ऑक्सीजन अच्छा खासा प्रेजेंट होगा, वहाँ पर लाइकेंस जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, फ्लोरिश करते हैं। जैसे कि हम हिली एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत ग्रीनरी देखने को मिलती है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, वहाँ पर ह्यूमन बींग्स जो हैं वो उतने नहीं हो पाए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन उतना नहीं होता है, सो उन एरियाज़ में पोल्यूशन जो है वो बहुत कम होता है, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं, फ्लरिश कर रहे होते हैं लाइकेंस। लेकिन अगर हम बात करें कि जहाँ पर ह्यूमन बींग्स बहुत सारे हैं, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन उसी बेसिस पर बहुत ज़्यादा होगा, तो उस एरिया में क्या कहते हैं, लाइकेंस जो हैं वो ग्रो नहीं कर रहे होंगे। सो इस तरीके से इनको बोला जाता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। तो इनकी ग्रोथ को देखकर हम एक अज्यूम कर सकते हैं कि इस एरिया में पोल्यूशन कम है या फिर ज़्यादा है। सो जहाँ पर लाइकेंस ग्रो कर रहे होंगे, मीन्स जैसे कि बहुत पुरानी जो वॉल हो जाती है वहाँ पर, या फिर जो प्लांट्स होते हैं बड़े, उनका जो स्टेम होता है उस पर बहुत छोटे छोटे ग्रीन कलर का, जिसको आम तौर पर आम भाषा में काई के नाम से जाना जाता है। सो ये क्या होते हैं, ये लाइकेंस होते हैं। तो अगर इस तरीके की कोई ग्रोथ दिखती है तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर पोल्यूशन कम है, और अगर इस तरीके की कोई ग्रोथ नहीं देखी जाती है तो जाहिर सी बात है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। सो ये सारा का सारा इसको मिलाकर
कंप्लीट हो जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है वो। इसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ये जो चैप्टर है इससे रिलेटेड जितने भी PYQs पूछे गए हैं नीट एग्ज़ाम में उनको हम डिस्कस करेंगे विद कॉन्सेप्ट। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बने रहें मेरे साथ, जिससे कि कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होते रहें। अभी के लिए इतना ही, आगे के वीडियोस में आगे के नए नए टॉपिक्स हम पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।